जानना चाहेंगे जो अब हालात हैं, ये चुनाव किस और बढ़ते दिखते हैं, टिकटों के वितरण और असंतोष के। जिस रेबल की क्षमता 5,000 से ज्यादा वोट पाने की है तो वो नुकसान करेगा। चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी के बीच है, कांग्रेस के बीच कम है। 6 महीने 1 साल से जनता ही बीजेपी से एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो भी है जनता की तरफ से भाव आ रहे थे। तो सुबह आप किसी दल में हैं, दोपहर में किसी दल में हैं, शाम को किसी दल से टिकट लिया है, ये विद्रूपता को किसे कह सकते हैं? जिस तरह से मध्य प्रदेश में खरीद बिक्री जिस तरह से दल बदल हुए हैं उससे बहुत नीचे मामला चला गया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं। राजनीतिक दल अपने अपने दलों के लिए मैदान में हैं। कुछ कठिनाइयां भी प्रमुख दल मध्य प्रदेश में द्विदलीय प्रथा है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल बीजेपी हो और चाहे प्रतिपक्ष कांग्रेस हो। दोनों ही दल टिकटों के बाद असंतोष से जूझ रहे हैं। परेशानियां हैं दोनों ही दलों को, अन्य दल भी मैदान में हैं। पूरे हालातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, श्री दीपक तिवारी जी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। एक बहुत श्रेष्ठ विश्लेषक भी हैं वे, तो हमारे साथ हैं श्री दीपक जी। हम बात करते हैं। दीपक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, हम जानना चाहेंगे जो अब हालात हैं, ये चुनाव किस और बढ़ते दिखते हैं, टिकटों के वितरण और असंतोष के बाद। देखिए, टिकटों का वितरण जिस तरह से हुआ मध्य प्रदेश में, ये कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव में इसी तरह का होता है। अगर आप पीछे जाएंगे तो रहा सवाल असंतोष का, तो असंतोष भी हर टिकट वितरण के बाद में इसी तरह का होता है। हाँ, इस बार जिस तरह का चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है इस बार का चुनाव, और जो दोनों राजनीतिक दल हैं उनकी जो रणनीतियां हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, तो उसके कारण कुछ ये हुआ कि एक बीच में एक ऐसा पीरियड आया जब दोनों ही पार्टियों के असंतोष को खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिला। कांग्रेस में ये कुछ ज़्यादा दिखा, लेकिन मज़ेदार बात ये है, आज ही मध्य प्रदेश के एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने छापा इसको लेके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर 51 सीटों पर जो भी उनके रेबेल कह लीजिए या असंतुष्ट हैं वो हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संख्या जाती है 69 पर, 69, क्लोज टू 70। तो भारतीय जनता पार्टी का चूंकि जो असंतोष है वो एक तरह की अनुशासित पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस में जो लोकतंत्र है वो ठीक ठाक किस्म का लोकतंत्र है, वहाँ पर सब लोग अपनी बात रख सकते हैं। तो वो कुछ नज़र आया, पर मुझे लगता है कि ये जो रेबल की जो बात है ये बहुत ही सुपरफिशियल बातचीत है। इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं पिछले चुनावों में कि जो रेबल होते हैं जीतते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रेबल कभी भी मध्य प्रदेश में उनकी संख्या 4-5 से ऊपर नहीं पहुंच पाई है। पर अब आप ये कहेंगे कि फिर वो नुकसान तो राजनीतिक दलों को करते हैं। स्वाभाविक तौर पर जिस रेबल की क्षमता 5,000 से ज़्यादा वोट पाने की है तो वो नुकसान करेगा। लेकिन अब ये देखने की बात ये है कि टिकट का इच्छा रखने वाला यदि रेबल होता है तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। और कुछ रेबल ऐसे होते हैं जो टिकट की इच्छा नहीं रखते लेकिन वो नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। तो वो देखने की बात है, और उसमें मुझे लगता है कि जिस तरह का 2020 के बाद वातावरण मध्य प्रदेश में बना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, और जो भारतीय जनता पार्टी में स्थितियां बनी हैं, और जिसको बोलते हैं कि बीजेपी में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को आत्मसात नहीं किया गया, तो उन पृष्ठभूमि में ये पहला विधानसभा चुनाव है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो फैन आउट करेगा। आपने कहा कि 69 सीटों पे बीजेपी में विरोध है, कांग्रेस में कम है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस में हल्ला ज्यादा हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो क्या कहा जाएगा कि उनके यहाँ उतनी कठिनाई दिखती नहीं है जो मैदान में है, कांग्रेस में ज्यादा दिख रही, तो ये नुकसान कैसा देखते हैं? कांग्रेस
क्यों नहीं, जो हालात बने हुए उसमें काबू क्यों नहीं कर पा रही है? ये फैक्ट है कि चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, और अन्य रणनीतिकारों ने कहा है कि 230 टिकट हैं, 4000 आवेदन थे, तो असंतोष तो होना है। लेकिन असंतोष ज्यादा कांग्रेस में दिख रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ज़्यादा असंतोष कांग्रेस में दिख रहा है, ये हम मीडिया की बात करें कि मीडिया में ज़्यादा छप रहा है। सवाल इस बात का है कि वो असंतोष किस स्तर के लोगों का है। वो असंतोष कहीं प्रायोजित तो नहीं है। तीसरी कैसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है वैसे? तीसरी कांग्रेस ने लगाया, क्योंकि जो हम लोग जो भी लोग थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं या विद्यार्थी हैं इसके, हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो असंतोष, जो दिखने वाला असंतोष है और असली असंतोष है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ, इसमें कांग्रेस को नैरेटिव का नुकसान हुआ है कि जो एक नैरेटिव बना था पिछले 6 महीने से कि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, तो लोगों को लगा कि कहीं ये इनफाइटिंग तो नहीं है। पर इसके पीछे मुझे एक जो बात लगती है, और आपके बहुत सारे दर्शक शायद जो मध्य प्रदेश के हैं या होंगे, वो शायद जानते हैं कि राजनीतिक यदि कांग्रेस की तरफ है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी है। दोनों तरफ के ही राजनीतिज्ञ गेहूं खाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कांग्रेस का कोई सुनियोजित, जिसको कहें कि एक प्लान है, जिसमें दिग्विजय सिंह को इस कारण से जिसको कहा जाए कि स्केप गोट बनाया जा रहा है या उनको वो किया जा रहा है, ये जताने के लिए कि जो मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली है वो कमलनाथ की ही सरकार है, उसमें दिग्विजय सिंह का कोई बहुत ज्यादा से नहीं होने वाला है। सुपर सीएम के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये प्रचारित करती है कि कमलनाथ भले रहे लेकिन सुपर सीएम जो आप कह रहे हैं वो दिग्विजय सिंह होंगे। उसके कारण से, और आप पाएंगे कि पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन है वो कैंपेन दिग्विजय सिंह पर केंद्रित है। अटैक दिग्विजय सिंह पर पड़ते, क्योंकि कमलनाथ पर अटैक करने के पॉइंट्स अभी तक कोई बहुत ज्यादा मिल नहीं पाए इनके लिए। तो दिग्विजय सिंह पर जब ज्यादा अटैक होता है तो ऐसा एक परसेप्शन बनता है कि दिग्विजय सिंह ही ड्राइवर है, दिग्विजय सिंह ही लीड रोल में है। तो कहीं उसको खत्म करने के पीछे तो कोई इस तरह की कोई चीज नहीं है। इसके बारे में मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर जितना मैं समझता हूँ दिग्विजय सिंह जिनके शिष्य हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र को आधुनिक भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। असली चाणक्य वही थे जी। और दिग्विजय सिंह जानते हैं चुनाव में किस तरह की स्थितियां हैं। कमलनाथ भी 45 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस ट्रैप में फंस के अति पर जाके अपने मुद्दे भूलती जा रही है। और मुद्दों की जब बात करें तो ये पहला चुनाव है मध्य प्रदेश में जब से मैं देख रहा हूँ, खासतौर से 2003 के बाद में, जब से भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव इस स्वरूप में हुआ है, पहली बार चुनाव कांग्रेस के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। मुद्दे इस बार भारतीय जनता पार्टी के नहीं चल रहे हैं। नहीं, लेकिन इस बार तो ये भी है कि चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी के बीच है, कांग्रेस के बीच कम है। तो मुद्दे तो हैं, लेकिन जनता ये चुनाव लड़ रही है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस की पूरी जो सीधी स्ट्रैटेजी ही यही है। और जो कांग्रेस की तरफ से लो प्रोफाइल इलेक्शन रखा जा रहा है उसका रीज़न भी यही है। और यही कारण है, चूंकि कांग्रेस बहुत लो प्रोफाइल है, कांग्रेस चाहती है कि हम जैसे ही हाई प्रोफाइल होंगे ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का हो जाएगा। पिछले 6 महीने 1 साल से जनता ही बीजेपी से एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो भी है जनता की तरफ से भाव आ रहे थे, तो उन भावों को कांग्रेस खत्म नहीं होने देना चाहती। और जैसे ही वो इसमें आगे आती है तो पूरा का पूरा उनका जो स्टैंड है वो डाइल्यूट होता है। तो शायद जो मुद्दों की जो आपने बात कही कि जनता वर्सेस बीजेपी वाला है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा 1000 कोशिश करने के बाद भी मध्य प्रदेश में पिकअप नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश में 1000 कोशिश करने के बाद भी जिसको कहें राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ नहीं पनप पाया। उसके लिए बहुत कुछ मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो कमलनाथ की जो उनकी अपनी जो शैली है उसका भी कारण है कि वो
हिंदू बनाम मुसलमान का चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, जो कि मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक बड़ी जीत इसी स्तर पर हो गई। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन इसके पहले पूछना चाहूंगा, आपने जो हम बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ वाली बात, तो कहाँ नीतिगत कोई चूक, कहीं कोई ऐसी चूक हुई, 7 टिकट बदलने पड़े, इसके बाद भी असंतोष बना हुआ है टिकटों को लेकर, और आप कहते हैं कोई इनकी अपनी कोई अंदरूनी ऐसी राजनीति है जो बीजेपी नहीं समझ पा रही है, बूझ पा रही है, कुछ अलग तरह की ये गेम करके, और बीजेपी को डॉजिंग वाली जो आपका ध्वनित होता है। लेकिन जो खुलेआम जो सब कुछ हो रहा है, चाहे वो कपड़े फाड़ने वाला बयान हो, या फिर उसके बाद वो उस वचन पत्र जारी करने के दौरान का कि पावर ऑफ अटार्नी मैंने दे रखी है दिग्विजय सिंह को, जहर मैं पीना चाहता हूं, और फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह का नहीं निकलना, फिर अभी जो ताजा एपिसोड है कि कुछ टिकटों को लेकर फिर वो घर पे बने हुए हैं पिछले 2 दिनों से, जैसे उनका चाहे झाबुआ का कार्यक्रम था, आधार का प्रोग्राम था, वो कुछ निरस्त हुए, तो इसे कैसे देखें? इससे तो कार्यकर्ता कांग्रेस का या उन जो पूरा दल है वो भी तो थोड़ा भ्रमित सा हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की यदि हम बात करें कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कोई भ्रम वैसा नहीं होता, इसलिए क्योंकि कांग्रेस में उस तरह के भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस में सपोर्टर्स हैं, हर नेता के अपने अपने सपोर्टर्स हैं। उनके लिए ये बहुत स्पष्ट रहता है कि हम किसके साथ में हैं। यदि उनका नेता है तो वो बहुत उत्साह में रहते हैं, यदि उनका नेता थोड़ा नीचे है तो वो उसमें जिसको बोलते हैं थोड़ा नीचे चले जाते हैं। आपने बात की कि दिग्विजय सिंह निकल नहीं रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, उनके दौरे निरस्त हुए, जो निकल के आया सामने, झाबुआ परसों था, नहीं गए, कल धार रुक गए, नहीं गए, जो वहां प्रोग्राम जा चुका था, तो इसके जो जो निहितार्थ कुछ दूसरे तरीके से जा रहे हैं, उस पर कुछ नुकसान देखते हैं आप कांग्रेस? देखिए, अगर ये कहें कि वहां पर जा रहे थे, वहां पे कार्यकर्ताओं के बीच में जाते, तो स्वाभाविक तौर पे है कार्यकर्ताओं को निराशा का भाव हुआ होगा। पर कोई भी आदमी आपसे कह देगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे ज़्यादा कहेंगे कि दिग्विजय सिंह जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में रहें हमारे लिए उतना अच्छा है। तो यदि मान लीजिए दिग्विजय सिंह नहीं गए हैं किसी भी कारण से, मुझे पता नहीं है पीछे क्या चल रहा है, और मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एज ए विश्लेषक की बात उनके, एज ए विश्लेषक उनको उनके उनके बारे में जानकारी हो। पर मुझे लगता है कि यदि दिग्विजय सिंह नहीं गए हैं तो शायद चुनाव की दृष्टि से उनके लिए कुछ उसमें अच्छाई नज़र आई हो। पर जहाँ तक टिकटों के वितरण की बात है, और यदि आप इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ की, तो ये मैं बात बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ यदि हो गया तो फिर समझ लीजिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी फिर एक है, समझ लीजिए। यदि वो दोनों अलग अलग हैं तो फिर भाजपा कांग्रेस भी एक है। क्योंकि हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो उसके पीछे जो कारण थे उनमें एक बड़ा कारण दिग्विजय सिंह थे। तो वो दिग्विजय सिंह जो पूरे समय लड़ाई लड़ते रहे बीजेपी से, वो कमलनाथ जो अपने अपमान की लड़ाई लड़ते रहे, क्या वो इस तरह की कोई लड़ाई चुनाव के पहले, और वो लोग जो दोनों ही 70-70 बरस से ऊपर के हैं, मैसेज यही जा रहा है कि दो बड़े लोग बूढ़े लोग लड़ रहे हैं। हाँ, जबकि अगर कोई 17-18 साल के बच्चे होते तो बात समझ में आती है कि जो जिनको जीवन के इतने अनुभव हैं। तो यदि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मान लीजिए अलग अलग हैं तो ये फिर उतना ही सत्य है कि फिर भाजपा और कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में एक ही है। ये दोनों, आप समझ रहे हैं मैं कहना कह चाह रहा हूं, थोड़ा सा उल्टा कथन है लेकिन सच्चाई ये है। तो मुझे लगता है, और हम लोगों ने खूब देखा है कि जो पत्ते हैं वो बाद में समझ में आता है जब गेम पूरा खत्म हो जाता है कि चूक यहाँ पर हुई, चाल यहाँ पर खेली गई, धोखा यहाँ पर किया गया, दोस्ती यहाँ पर निभाई गई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो नैरेटिव के लेवल पर हो सकता है कि इसमें कुछ नुकसान हुआ हो कि कांग्रेस में फिर से फूट है, लेकिन उसका एक कांग्रेस के लिए पक्ष ये है कि ये स्पष्ट हो गया कि कमांड कंट्रोल जो है वो कमलनाथ के पास में है, दिग्विजय सिंह के पास में नहीं है। आपने कहा कमलनाथ के पास कमान है, बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन दिग्विजय सिंह छोड़ दीजिए, हम इसके पहले जब तक टिकट नहीं बैठे थे उसके पहले तक जन आक्रोश यात्राएं भी हो रही थी, सारे लीडरान बाहर थे। अभी जब से टिकटों का वितरण हो चुका है तो वो मैदान में वैसी उपस्थिति नहीं दिख रही है। बड़े जो लीडरान हैं मध्य प्रदेश में, जो पहले भी चाहे वो पीसीसी संभालते रहे हों या उनका अपना दूसरा जो कद बड़ा है केंद्र में रहे हों, उनका थोड़ा सा ये
आप पाते हैं, कुछ देखते हैं कि वो थोड़ा सा न्यूट्रल हुए हैं टिकटों के बाद? क्या उसको लेकर आपका ऑब्जर्वेशन है एज ए विश्लेषण? तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अ, जिसको आप सामान्य रूप से चुनाव की गति बोलते हैं कि चुनाव में ऐसा होना चाहिए कि सब नेता लोग लगे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, घर में शादी होती है तो स्वाभाविक सी चीज़ है, पुराने ज़माने में सब लोग मामा चाचा ताऊ सब लोग लग जाते थे, उनके बच्चे लग जाते थे। आज के ज़माने में जब शादी होती है तो आज के ज़माने में शादी होती तो मामा चाचा ताऊ सब आराम से बैठते हैं, उनके जो बच्चे हैं सब वो आनंद और उत्साह में होते हैं, वो ये देखते हैं कि कैसे डांस करना है, कैसे। काम कोई नहीं करता, काम करने वाले दूसरे लोग होते हैं। काम करने के लिए जब तैयारी होती तो एक स्ट्रैटेजी के तहत होती है। तो संभवतः कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आज भी मैं ये पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कांग्रेस के नेता जब भी ज़मीन पर जाते हैं तो आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेके एक जिसको कहें कि थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव भाव लोगों के मन में नहीं उतरता है, तो वैसा कांग्रेस के नेताओं के साथ भी है। कांग्रेस के नेताओं को लेके आज भी जमीन पे कोई बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लोगों के नहीं होते हैं। तो अगर आपके जाने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और बीजेपी इस मामले में बहुत होशियार है, बीजेपी हर नेता के केवल बाइट, उनके बयान, उनके उसको देखने के लिए दो दो चार चार लोग लगा कि कहां पर इनकी थोड़ी सी जुबान फिसलती है। दिग्विजय सिंह ने एक बहुत साधारण सा स्टेटमेंट दिया कि शिवराज सिंह तो नौटंकी करने में मास्टर हैं, वो तो मोदी को भी उसमें हरा सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बना दिया कि ये देखो हिंदू धर्म का अपमान किया, जोड़ देते हैं जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पर मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या जो भी लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का ये इलेक्शन धार्मिक रूप से पोलराइज नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस ने शायद, मुझे लगता है कि जानबूझकर सब लोगों से कहा है कि भाई आपने अपने अपनी जगहों पे, कि अजय सिंह अपनी चुनाव क्षेत्र में लगे रहें, अरुण यादव अपने क्षेत्र में रहें, पचौरी जी अपने क्षेत्र में रहें, गोविंद सिंह अपने क्षेत्र में रहें, तो आप अपनी जगह पर अपना करते रहें। क्योंकि मजेदार बात यह है कि अभी तक कमलनाथ ने कितनी सभाएं एड्रेस की हैं, हमारे चुनाव मुश्किल से 20 दिन बचे हुए हैं, अभी तक कमलनाथ कितने सभाओं में गए हैं? 230 में से 4 या 5। जी जी जी। और 20 दिन बचे हुए हैं। तो आप तो अब मुझे लगता है कि ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी है, बाकी भगवान जाने। नहीं, आपने जो चीज कही मैं उसी से सवाल में निकालने की कोशिश करता हूँ, पूछना चाहता हूँ। बीजेपी में ज्यादा फूट है, सब देख रहे हैं, उनके यहाँ विरोध ज्यादा है, उनके यहाँ अंदरूनी जो कलह ज्यादा है, नेता आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा था। आपने कहा कि सबके अपने अपने चाचा दादा ताऊ वो शादी में आते हैं और अब उनकी भूमिका बदली, लेकिन जब द्वारचार होता है, द्वारचार में उन्हीं को आगे किया जाता है, वही सबसे आगे होके और सारा मिलन और वो सबको मिलाना, बच्चों को मिलना मिलाना वो सब करते हैं। यहां ये पा रहे हैं कि तमाम फूट के बाद, तमाम झगड़ों के बाद बीजेपी के जितने ऐसे जो असंतुष्ट नेता हैं, उपेक्षित लीडर हैं, वो आपको मैदान में दिख जाते हैं। क्या कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती? जो आपको एक संदेश देने की बात है कि भाई वो फ्रंट पे खड़े हो, जब कोई क्षेत्र का नामांकन हो रहा है तो कम से कम जिले में तो जाया जा सकता है। कई बार देख रहे हैं कि वो लोग वहां नहीं पहुंचते, तो वो वही है कि वो भूमिका निभाए, वो जो विवाह वाली जो आपने बात की, अगर खड़े हो जाए, वो शोभा की सुपारी तो है ही ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा चेहरा तो है जिन्हें सब कोई जानते हैं, बूझते हैं, तो उसमें क्या कठिनाई है उसको लेकर? देखिए, आपको कांग्रेस का थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, मध्य प्रदेश में तो खास तौर से कांग्रेस मध्य प्रदेश में इसी तरह से पिछले 70-75 वर्षों से चलती रही, और सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस ने ही शासन किया। इतना फूट हुआ करता था मध्य प्रदेश के नेताओं में, इतने मतभेद हुआ करते थे कि एक बार तो दिल्ली से नेता को एक लाके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश में विधायक दल का चुनाव भोपाल में नहीं हो पाता था, दिल्ली ले जाके करना पड़ता था। ये कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की, जिसको कहें, खूबसूरती भी है और विद्रूपता भी है। क्योंकि यदि लोकतंत्र है तो फिर लोगों को कहने सुनने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ना एक अब अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह की चीज बन गई है। केवल भारतीय जनता पार्टी की तरह से, जिस तरह से लोगों को सामने रख के वो चुनाव लड़ते हैं, मुझे लगता है कि उनकी अपनी एक ये शैली है चुनाव लड़ने की। कांग्रेस की यही शैली है। कांग्रेस हमेशा से क्षत्रपों के भरोसे पर रही है, लेकिन वो जो क्षत्रप वाला कल्चर है, पिछले चुनाव के बाद से ये टूटना चालू हुआ, क्योंकि सिंधिया के मामले में कांग्रेस को ये बात समझ में आई।
उसके अलावा एक और बात है संजीव जी, मुझे जो लगता है और देखने की है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के जो 20 लोगों के साथ में जो दल बदल किया, उसके बाद में पहले बड़े चुनाव हुए नगरीय निकायों के। नगरीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस के लिए जो 20 वर्षों बाद अप्रत्याशित सफलता मिली, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। 20 वर्षों में कांग्रेस के कभी इतने नगर निगम नहीं जीते थे। ग्वालियर जीती उन्होंने, महापौर सीट जीती। ग्वालियर महापौर लगभग 60-65 सालों के बाद में पहली बार अपने बिल्कुल दम पर जीती, जी। नगरीय निकायों को जीती। वो बताता है कि बीजेपी में ऊपर से भले सब कुछ ठीक ठाक दिखे, लेकिन भीतर यदि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक होता तो क्या 7 केंद्रीय मंत्रियों को उनको चुनाव में उतारना पड़ता? क्या 7 सांसद, एक सिटिंग 7 सांसद, जिसमें से 5 तीन केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हैं। शिवराज सिंह जो उनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, जिसके लिए आप ओन नहीं कर पा रहे, जिसके कामों को आप ओन नहीं कर पा रहे। आज अखबारों में खबर छपी है कि देश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश आ रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी मीटिंग करेंगे, एजेंडा सेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास में आज तक नैरेटिव नहीं है इस चुनाव में आगे जाने का। नैरेटिव इसीलिए बार बार जो है, मुझे बहुत, इसलिए मैं कहता हूं कि मीडिया की खबरों का मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, कि कई बार वो बहुत प्रायोजित तरीके से होती हैं। नैरेटिव बीजेपी का केवल ये है कि कांग्रेस में देखो ये गड़बड़ है, कांग्रेस में ये गड़बड़ है। बीजेपी दम से नहीं कह पा रही है कि भाई ये हमारा मुख्यमंत्री है, हमने इधर 18 साल शासन किया है और इस हमारे 18 साल पर आप हमें वोट दीजिए। इससे बड़ी फूट, इससे बड़ी अंतर्द्वंद, इससे ज्यादा बड़े कंफ्यूजन की क्या बात हो सकती है? अमित शाह जो कहते थे कि मैं हर हफ्ते मध्य प्रदेश आके चुनाव को नियंत्रित करूंगा, आज 40 दिन के बाद आज आने का उनका कार्यक्रम चल रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, हालांकि पिछले बार भी इन्होंने किया था कि मध्य प्रदेश की यूनिट पर भरोसा ना करके उन्होंने दिल्ली से अपनी टीम भेजी थी पिछले बार, और पिछले बार के चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि क्या हुआ, कांग्रेस जीती थी। इस बार वो जो इंटेंसिटी है दिल्ली के कंट्रोल करने की, शुरू में वो बहुत ज्यादा रही, फिर समझ में आया कि नहीं ये गड़बड़ होगा, तो फिर मध्य प्रदेश के लिए छोड़ा। 4th और 5th लिस्ट तो साफ दर्शाती है कि उन्होंने छोड़ दिया मध्य प्रदेश, छोड़ दिया। तो ये जो कंफ्यूजन की जो स्टेट है, ये क्यों है कंफ्यूजन? ये आंतरिक, जिसको कहे मतभेद और मनभेद के कारण है। आज भारतीय जनता पार्टी 6 मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों को लेके मैदान में, चुनाव में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा से कहती थी कि सीएम फेस कौन है, सीएम फेस कौन है, हमारा तो सीएम फेस ये है। तो यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर यदि आप भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो 18 बरस की जो राजनीति है, वो आपको शायद आपको लग रहा है कि उसके कारण हम वोट ना पा पाए। यही कारण है कि एजेंडा कांग्रेस ने इस बार सेट किया और उसको फॉलो बीजेपी कर रही है। एक चीज और देखने में आ रही है, आपने जो चीज कही, सिंधिया वाला आपने उदाहरण दिया, जो सरकार गिराई थी मध्य प्रदेश में, होता रहा है दल बदल, लेकिन अब तो सुबह आप किसी दल में हैं, दोपहर में किसी दल में है, शाम को किसी दल से टिकट लिया है। ये विद्रूपता को कैसे, ये इसके लिए कौन कहां दोषी है? क्या वो जो 2020 वाला एपिसोड था, उसने मध्य प्रदेश में इस तरीके की आजादी एक दे दी है नेताओं को कि डरे गम है, उसकी कोई भीतरघात तो हुआ करता था, लेकिन अब तो दल बदल ऐसे हो रहा है कि आप टिकट नहीं मिला और आपने बदल लिया दल। ये क्या, आपको किताबें भी आपने मध्य प्रदेश की राजनीति पे लिखी हैं, मध्य प्रदेश की, आप जब से मध्य प्रदेश बना तब से लेकर अब तक आप कर चुके हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? ये क्या विद्रूपता है, कैसी विद्रूपता है? देखिए, दल बदल मध्य प्रदेश में पहले भी होता रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो 67 का जो दौर था, उस समय ये बहुत, डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह वाला जो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा। लेकिन 2020 में जिस तरह से चीजें हुई, उसमें 2 बातें हैं। एक तो अवमूल्यन बहुत ज्यादा हुआ, जिसको कहें कि नैतिकता की बात करने वाली बीजेपी, पंचनिष्ठा की बात करने वाली बीजेपी के बाद में जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ, मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, मलाईदार विभागों का बंटवारा हुआ, उससे वो बहुत, जो बार है वो बहुत नीचे आ गया। फिर ये जो बातें आई कि रुपए लेके विधायक गए हैं, तो इन सब चीज़ों ने नैतिकता का स्तर बिल्कुल नीचे पहुंचा दिया।
अब उसके बाद में अब जब लोग कहते हैं कि मैं रेबेल इसलिए कर रहा हूं, मैं बगावत कर रहा हूं, नहीं, आप बिल्कुल बगावत नहीं कर रहे हैं, आप कोई रेबेल नहीं कर रहे हैं। आप विशुद्ध रूप से अवसरवाद की खोज में है कि मुझे अगर टिकट मिल गया तो सब कुछ ठीक है, मेरी विचारधारा इस पार्टी की है, अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो सब कुछ गड़बड़ है। ये जिसको कहें कि ये न्यू नॉर्मल मध्य प्रदेश में कर दिया है। और इस न्यू नॉर्मल के ही कारण मैं बार बार कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा खुन्नस में है। किससे खुन्नस में है, मैं आपके दर्शकों को ये नहीं बताऊंगा। लोग पूछते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है। मैं कहता हूं 6 महीने पहले से मध्य प्रदेश की दीवारों पर साफ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में चुनाव में क्या होने वाला है। क्या होगा ये आपको बाद में पता चलेगा। पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में खरीद बिक्री, जिस तरह से दल बदल हुए हैं, उससे बहुत नीचे मामला चला गया है। और संजीव जी, एक बात कहने की आप मुझे और इजाज़त दें, संभवतः आपके दर्शकों को अच्छा लगे। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी गलती करी 1998 में, जिसके बाद उनका पूरा संगठन खत्म हो गया। जब दिग्विजय सिंह दूसरी बार सरकार बने, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, फ्री फॉर ऑल कर दिया तो था। उन्होंने फ्री फॉर ऑल किया था। उन्होंने कहा कि हम टिकट अपने प्रत्याशी किसी को नहीं बनाएंगे, जो जीत के आएगा वो हमारा प्रत्याशी। उसके बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन समाप्त हो गया। कमलनाथ ने पिछले 3 वर्षों में उसी संगठन को चुपचाप ठीक करने की कोशिश की। आज यही कारण है कि उनका बूथ स्तर तक आदमी कम से कम मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने वैसी गलती तो नहीं, लेकिन उसी इंटेंसिटी, उसी स्कोप की, उसी लेवल की जो गलती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों को पार्टी में लेके की है कि भारतीय जनता पार्टी की जो थाती थी, जो उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, वो खत्म हो गई। और इसके परिणाम अभी नहीं, आप पाएंगे कि आने वाले 10-15 वर्षों तक पार्टी में महसूस किए जाएंगे। आपने कहा कि बीजेपी के पास इश्यूज नहीं दिखते हैं, वो साफ साफ मुश्किल में दिखती है। अभी उन्होंने फिर वो कार्ड्स खेलना शुरू किए हैं जो आपने सनातन पहले खेला था। राम मंदिर का मुद्दा निकल गया है, मध्य प्रदेश में होर्डिंग्स लग गए हैं। जब कांग्रेस ने शिकायत की तो उसको फिर इशू और हवा देने की कोशिश हुई। कल प्रधानमंत्री ने भी, कल वहां जब मध्य प्रदेश चित्रकूट में थे, उन्होंने इस इशू को दी थी और उसके तत्काल बाद हमने देखा कि होर्डिंग्स आपको दिखाई दिए। तो क्या जैसे कर्नाटक का हनुमान एपिसोड था, क्या मध्य प्रदेश में अब राम निकल आए, उनके बचाने वाली या जो कठिनाइयों में है वो उस मुद्दे को हवा देकर कुछ गेन करने की कोशिश है? और क्या देखते हैं उसमें, कितना क्या, अभी तो खैर दूर है, 15-20 दिन का वक्त और है, लेकिन हवा देने का प्रयास शुरू हो गया है। और इसमें एक चीज खास है कि मध्य प्रदेश का जो वोटर है थोड़ा सा भावनात्मक, और खासकर ऐसे इशू, धर्म के इश्यूज पर वो थोड़ा सा जल्दी पिघलता है। कहीं कोई इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, वोटर तो सब दूर भावनात्मक ही है देश का, और हमारा देश ही भावना प्रधान देश है। पर दो बातें मैं कहूँगा। एक तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यदि कोई प्रत्याशी मंदिर के सामने खड़ा होकर भाषण देता है तो उसको चुनाव से अयोग्य करार दे दिया जाता है। वो किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव के लिए नहीं कर सकता। फिर यदि कोई राजनीतिक दल होर्डिंग ही लगाता है किसी धार्मिक स्थान की, तो चुनाव आयोग उसको किस तरह से लेगा, अब ये दर्शकों और चुनाव आयोग को तय करने की बात है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो आपने कर्नाटक की यदि बजरंगबली और ये इसकी इन नारों की यदि आपने बात कही, तो मुझे लगता है कि देश पिछले 10 वर्षों में काफ़ी, देश का जो वोटर है वो काफ़ी मैच्योर हुआ है। अब वो आखिरी दिन वाले मुद्दों से अगर प्रभावित होता तो बजरंगबली के आह्वान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डालने को कहा, लोगों ने वोट नहीं दी कर्नाटक में। तो मध्य प्रदेश में अगर उस प्रयोग को दोबारा दोहराना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फिर कुछ बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं कि क्या परिणाम होने वाले हैं। पर जो इन सबसे जो सबसे ऊपर की जो चीज़ है कि कमलनाथ ने ये धार्मिक ध्रुवीकरण ना हो पाए, इसको लेके पिछले 3-4 साल से खूब, जिसको कहें कि कंसर्टेड एफर्ट्स किए। यही कारण है कि आज जैसे ही कोई ये बात आती है तो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होता मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस कोई माइनॉरिटी की पार्टी है। दिल्ली में मीडिया में ये सब चीज़ें चलती रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में कभी उस तरह से माइनॉरिटी की पार्टी नहीं है। एक और बात याद रखने की है, मध्य प्रदेश में कभी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी की पॉपुलेशन नहीं है, 6-7% है, तो उस तरह का पोलराइजेशन नहीं हो पाता। बोलो तो अब जब ये प्रोपोगंडा और मीडिया ज़्यादा हावी हुआ तो उसके कारण कुछ परिणाम आए पिछले कुछ चुनावों में। पर ये याद रखने वाली बात है
कि 1920 के बाद से ही मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है वो दक्षिणपंथी कांग्रेस रही है। हमेशा से विद्या मंदिर योजना जो रविशंकर शुक्ल की थी वो रविशंकर शुक्ल लाए थे। जो नियोगी कमीशन बना था वो रविशंकर शुक्ल लाए थे। ये जो सेकुलरिज्म वाली जो पॉलिटिक्स है 80 के बाद से थोड़ा सा कांग्रेस में ज्यादा पिकअप होना शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में वो कभी चला नहीं। हाँ, इधर हम कह सकते हैं पोस्ट 2014 ये बहुत ज्यादा मुखर होके आया, क्योंकि कभी भी शिवराज सिंह वाजपेयी जैसे लिबरल लीडर ही कहलाते रहे हैं, वो उसी नाते वोट पाते रहे हैं। हार्डकोर शिवराज तो पहली बार सामने चेहरा जताने की कोशिश की, तो अब देखेंगे इस चुनाव में। तो मध्य प्रदेश में पोलराइजेशन मुझे नहीं लगता कि अब किसी चलने की स्थिति में, और अब तो जिसमें कहें कि बहुत लेट, बहुत देर हो चुकी है, चुनाव मुश्किल से 20 दिन बाकी है, तो अब तो इसी से जुड़ा है कि हम देख रहे हैं आरएसएस, बजरंग दल, विहिप, पूर्व के हमने जो चुनाव कवर किए हैं बरसों से कर रहे हैं। आपने कहा कि कहीं बीजेपी में, संगठन में वो जो एक कारक बना, ये सब बड़े पीछे दिखते हैं इस बार। तो इसको कैसे देखते हैं? इन सब का कहीं बहुत वैसा नहीं दिख रहा, और चुनाव बड़ा फीका फीका सा है। ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव हो रहे हैं, 20 दिन वोटिंग को बचे हैं, वो तामझाम वो स्थिति नहीं है। दोनों पे थोड़ी सी आपकी छोटी छोटी टिप्पणी। देखिए, यदि हम कहें कि अगर हम फेस वैल्यू पर लें आरएसएस को और माने कि वो शुचिता और पंचनिष्ठा इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो आरएसएस कहाँ से जस्टिफाई कर पाएगी कि किसी दूसरे विधायक, किसी दूसरे दल के विधायकों को इस तरह से दल बदल कराया जाए? आरएसएस कैसे जस्टिफाई कर पाएगी कि अपने ही लोगों के लिए जो वर्षों वर्षों जो काम करते रहे उनको आपने टिकट ना दे के बाहर से आयातित लोगों को टिकट दिया? तो थोड़ा सा जो टीस है उनके मन में भी है। तो उनको लगता है कि इस तरह की अनैतिकता से भरी हुई राजनीति को यदि अभी और सपोर्ट हम करते रहे तो फिर ये सचमुच में बिल्कुल एकदम सामान्य हो जाएगा। मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं आरएसएस के विषय में, क्योंकि वो तो एक बंद हुआ संगठन, उसके बारे में किसी को कुछ, वो गुप्त रूप से ज़्यादा काम करते हैं। पर यदि हम मान लेते हैं कि वो शुचिता की तरफ है, तो शायद उनको भी लग रहा होगा कि इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाने में वो शायद भागी ना बनना चाहते हो। और एक और बात है, उल्टा आरएसएस से निकल के मुझे एक अलग आरएसएस से जो है मैदान में, चुनाव मैदान संगठन काम कर रहा है, और अब देखने वाली बात है कि क्या होगा। चुनाव बड़ा फीका फीका सा है, वो माहौल नहीं है। 20 दिन बचे हैं, दिख ही नहीं रहा है। केवल सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया तक ही थोड़ी सी पहुंच दिखती है। इस पे कुछ क्या, कुछ वही जो मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे कहा था कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी संभवतः इस चुनाव को बहुत लो प्रोफाइल रखने की है, और उस लो प्रोफाइल रखने के कारण भारतीय जनता पार्टी उस तरह से इसको ऊंचाइयों पर नहीं ले जा रही है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यदि उन्होंने कांग्रेस के 3 होर्डिंग के जवाब में 300 होर्डिंग लगाए तो जनता फिर उनको गाली देगी कि ये देखो इनके पास में इतना पैसा है, इतना बर्बादी कर रहे हैं, ऐसा है। क्योंकि जनता के मन में कोई बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। देखिए, अगर हम ये कहें कि भारतीय कांग्रेस को लेके जनता के मन में बड़ी पॉजिटिव फीलिंग है, तो ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को लेके भी कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। तो स्ट्रैटेजिकली चूंकि कांग्रेस ने इसको लो प्रोफाइल बार ही नीचे कर दिया है, तो उसकी मजबूरी बीजेपी की हो गई। और जैसा मैंने बीच में आपसे कहा था कि एजेंडा सेट तो इस बार कांग्रेस कर रही है, और मुझे लगता है कांग्रेस के जो भी रणनीतिकार हैं, नीति नियंता हैं, उनको इस बात पे खुश होना चाहिए, चुनाव जीते या हारे जो कुछ भी है, कि एजेंडा उनका रहा। अब वो उसको सफलता में परिवर्तित कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, पर एजेंडा तो इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने गवर्न किया है। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में तीसरी जो शक्तियां हैं, लगभग क्षीण सी स्थिति है, हम देख रहे हैं लंबे अरसे से, उनकी संख्या सिंगल डिजिट तक ही है। इस बार जो थोड़ा अलहदा सा चुनाव है, सभी ने जिस तरीके से, चाहे वो एक खास ये भी देखने में आया है कि केंद्र में कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया है, वो एनडी गठबंधन है, उनके दल भी यहाँ उतरे हुए हैं। यहाँ स्टेट के लिए नहीं था वो, तो जो ये दीगर जो दल हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, आप हो, या नीतीश कुमार ने भी अपने प्रत्याशी दिए हैं, उनकी उपस्थिति मात्र हम मानते हैं, लेकिन क्या कुछ, कितना नुकसान किसको पहुंचा सकते हैं, इस पे थोड़ा सा आपका प्रतिक्रिया। देखिए, मध्य प्रदेश बेसिकली जिसको कहें 80 के बाद से, बल्कि और उसके पहले से 70 के बाद से ही द्विदलीय व्यवस्था के तहत चलने वाला राज्य है। 2 ही राजनीतिक दल हैं। इसमें जो तीसरे दल के तौर पर बीच में थोड़ा सा बीएसपी आई थी, लेकिन बीएसपी का जो मूल वोटर है वो मानते हैं कि हमारा वोटर है शेड्यूल कास्ट। बीच में जब वो ऊपर बढ़े तब उन्होंने ओबीसी के साथ में, कुर्मी के साथ में कुछ एक
जिसको कहें कि वो बना के उसमें रीवा विंध्य के तरफ कुछ बढ़त अच्छी पाई थी। इस बार कांग्रेस ने जब से जातिगत जनगणना की बात कही है, तो मैं एक ओबीसी भी कंसोलिडेशन देखता हूं, जो ओबीसी कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में नहीं है। एक बात। दूसरी, सोशल मीडिया ने, जिसको हम मानते थे कि ये भेड़ चाल में चल सकते हैं, जो भी गरीब तबके के लोग हैं या जो भी छोटे राजनीतिक दलों के लोग हैं, तो जो बीएसपी का वोटर है या जो गोंडवाना का वोटर है या जो एसपी का वोटर है, उनको अब ये लगने लगा है, दलित आदिवासी को मध्य प्रदेश में, मैं हो सकता हूं गलत हूं, कि हम इस तरह से वोट ना दें कि भारतीय जनता पार्टी जीते। तो शायद अब वो वोटिंग बहुत होशियारी से करें कि उनकी वोट कहीं खराब ना होने पाए, क्योंकि पीछे के इलेक्शन से लोगों ने सबक लिया है। और कांग्रेस के 2018 में जीतने का जो सबसे बड़ा कारण था कि जो दलित वोट है वो कांग्रेस की तरफ वापस आया था। इस बार कांग्रेस अपेक्षा कर रही है कि आदिवासी हमारे तरफ पिछले बार की तरह ही और ज़्यादा आएगा, और ओबीसी में, जिसको बोलते हैं कि वो कंसिडरेबल लेवल पर वो सेंध लगा पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। ये थे दीपक तिवारी, जिनका साफ कहना है, निकल कर जो आता है उनका पूरी बातचीत का लबोलबाब, कि मध्य प्रदेश में चुनाव की तस्वीर साफ है। यहाँ बहुत 6 महीने पहले ही एक इबारत लिख दी गई है, नतीजे वैसे कुछ आएंगे। मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही, और बीजेपी ने भले ही इस चुनाव को दिखलाने के अपने आप प्रयास किए, लेकिन वो सारा का सारा एजेंडा कांग्रेस का सेट था, जिस पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और परिणाम जो आने वाले हैं वो कुछ 2018 के परिणाम से बेहतर होंगे, ऐसा हमको निकल कर आया है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये चैनल मध्य प्रदेश का नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों को, चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।